Hello everyone, I welcome all of you to my channel. I'm Ashraf Jamal. I teach programming languages. जैसा आप जानते हैं कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए सी लैंग्वेज का एक अच्छा सीरीज लेकर के आऊँगा, तो आज मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आप ये महसूस करेंगे कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली डिफ़िकल्ट है ही नहीं। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि लैंग्वेज क्या होती है। जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करेंगे तो उससे पहले जो टर्म आता है कि लैंग्वेज क्या है और इसका पर्पस क्या है। भाषा हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर भाषा नहीं तो पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन बिगड़ जाएगा। हम किसी से कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर सकते, किसी से हम किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं पास कर सकते, किसी से इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर को अगर कोई इंस्ट्रक्शन पास करना चाहते हैं तो हमें उसकी भाषा आनी चाहिए, हमें ये जानना चाहिए कि हम इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखेंगे जिससे कि एग्जैक्टली कंप्यूटर वही परफॉर्म करेगा जैसा हम चाहते हैं। तो आइए हम इसको सीखते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसा हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है, क्योंकि एक मशीन है, बहुत सिंपल सी बात है। अब ये कौन सी लैंग्वेज समझता है? सिग्नल्स की लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ बाइनरी। तो हर एक इंस्ट्रक्शन वहां पे सिग्नल के फॉर्म में जो है उसके जो है कंप्यूटर की सर्किटरी पे जाता है और वो इसको इंटरप्रेट करता है। तो चूंकि मशीन लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है ह्यूमन बीइंग को जो है समझने के लिए, इसीलिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, यानी जो है जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने क्या किया कि और डेवलपमेंट किया, यानी एक ऐसी लैंग्वेज बनाया जिससे कि जो है हमारी प्रोग्रामिंग आसान हो जाए, एक कॉमन पर्सन भी प्रोग्रामिंग कर पाए। इसके लिए फिर मशीन लैंग्वेज के बजाय असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग होती थी। असेंबली लैंग्वेज डेवलप किया गया, बट असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर समझ नहीं सकता। अब ये प्रॉब्लम थी। तो इसके लिए क्या हुआ कि उन्होंने एक ट्रांसलेटर बनाया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनाया, जो असेंबली लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करता था मशीन कोड में। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए जो आसान है वो लैंग्वेज, ह्यूमन बीइंग उसमें इंस्ट्रक्शन लिख रहा है और फाइनली ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट कर दे रहा है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि असेंबली लैंग्वेज भी जो है उसके साथ भी बहुत सारे लिमिटेशन थे कि वो मशीन आर्किटेक्चर डिपेंडेंट थी और वो इसके बावजूद उतने सारे नेमोनिक्स याद रखने पड़ते थे, ये डिफिकल्ट थी। इसलिए फर्दर फिर और इन्हांसमेंट हुआ और हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या हो गई? ये सिंपल इंग्लिश लाइक नोटेशंस, मतलब जैसे हम इंग्लिश लाइक जो फ्रेज लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, उस तरीके से हम इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान हो गया। तो अब फिर वही प्रॉब्लम थी कि हमारे लिए तो आसान हो गई, ह्यूमन बीइंग तो आसानी से इंस्ट्रक्शन लिख ले रहा है, लेकिन कंप्यूटर कैसे समझेगा? देन अगेन देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसलेटर, और यहाँ जो ट्रांसलेटर यूज हुआ इसको हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं। इंटरप्रेटर वो लाइन बाय लाइन जो है उसको कन्वर्ट करता है और कंपाइलर पूरे कोड को स्कैन करता है और एक बार में करता है। तो कंपाइलर फास्ट काम करता है और इंटरप्रेटर स्लो काम करता है। तो अब ये समझ आ गया होगा आपको कि ये कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, या ट्रांसलेटर क्या है, या इसकी जरूरत क्यों पड़ी। उसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी वो एक और एडवांसमेंट हो गया, जिससे कि हम जब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कोई बनाते हैं या कोडिंग करते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट ना हो, बहुत लेंदी ना हो, एक नया अप्रोच आ गया जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो इस लैंग्वेज के बारे में तो डिस्कशन चलता रहेगा। अब लैंग्वेज के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इसके सिंटैक्स और सिमेंटिक्स। सिंटैक्स और सिमेंटिक्स, ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंटैक्स मीन्स रूल एंड ग्रामर, सिमेंटिक्स मीन्स मीनिंगफुल वर्ड्स और फ्रेजेस। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो हमें उस लैंग्वेज का सिंटैक्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपने सिंटैक्स में प्रॉब्लम किया तो वो ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा और उस टाइम एरर शो करेगा। और सिमेंटिक्स, जो भी उसमें मीनिंग्स डिफाइंड है हर वर्ड की, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कीवर्ड अगर है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कीवर्ड कौन कौन से हैं। अगर आपने उसका नाम बदल दिया तो उस केस में एरर शो करेगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर, इजंट इट? तो सिंटैक्स और सिमेंटिक्स दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि बहुत सारी जो लैंग्वेजेस डेवलप हुई प्रोग्रामिंग की, हाई लेवल लैंग्वेजेस तो बहुत सारी आई। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम किस लैंग्वेज को शुरू करें, किस लैंग्वेज से सीखना शुरू करें।
बेसिक आई, फोर्ट्रान आई, कोबोल आई, पास्कल आई, बहुत सारी लैंग्वेजेस आई, और वो आई और कुछ दिन सर्वाइव करके उसको वो फिर वहां से वैनिश आउट हो गई, हट गई। क्यों? क्योंकि उसमें लिमिटेशंस थी। अब बेसिक क्या थी, बहुत ही बिगनर पर्पस के लिए थी, बिगनर्स के लिए थी। कोबोल जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रान थी जो है वो साइंटिफिक पर्पस के लिए थी। तो कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं थी जिसमें कि हम एक जनरल पर्पस जिसको कह पाए, जिसमें हर तरह के सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर पाए। तो इसके लिए जो है सी लैंग्वेज जो है, जो कि 1972 में इसको जो है डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया, बट आज तक इसका सिग्निफिकेंस है, आज तक इसकी इंपॉर्टेंस। सोचिए कि कितनी पावरफुल लैंग्वेज बनाया। अब इसकी पावर को आप कैसे समझ सकते हैं? सी लैंग्वेज के थ्रू आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, इवन कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आज की डेट में जिसको हम कहते हैं हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल, जिस डिवाइस ड्राइवर्स, जितने भी इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सब के सब मतलब सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस। तो आइए हम लोग पहले ये जान लें कि एक्चुअली आईडीई क्या होता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मीन्स एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, कोडिंग लिखते हैं, प्रोग्राम रन कराते हैं, डीबग करते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स हैं, प्रोग्राम को लिखना, कंपाइल करना, रन करना, डीबग करना, तो इसको हम कहते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और सी लैंग्वेज के लिए बहुत सारे आईडीई अवेलेबल हैं, बट अभी यहाँ पे बेसिकली हम 3 आईडीईज को डिस्कस कर रहे हैं। टर्बो सी प्लस प्लस, बोरलैंड सी, एनसी सी। तो टर्बो सी प्लस प्लस में आप सी और सी प्लस प्लस दोनों की कोडिंग कर सकते हैं, सारे फीचर्स वैसे ही हैं, बट आपको यहाँ पे जो कोडिंग लिखना है, उसको कंपाइल करना है, रन करना है, डीबग करना है, ये सारे फीचर्स इसमें होंगे। तो आईडीई, आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि हम जहाँ पे वो एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसमें कि हम कोडिंग लिखते हैं, उसको रन करते हैं, डीबग करते हैं, अगर कोई बग्स हैं, कोई एरर्स हैं, तो उसको चेक करने के लिए एक्चुअली किस स्टेप पे एरर है, तो हम डीबगिंग भी करते हैं। तो ये सारे हमारे आईडीज। तो अब हम जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है सी लैंग्वेज की। हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली कब ये एग्जिस्टेंस में आई, किसने इसको डेवलप किया, क्या क्या फीचर्स इसके हमें मिले। तो सबसे पहले जो है हम ये डिस्कस करते हैं कि इसको डेवलप किसने किया। डेनिस रिची, इन्होंने जो है 1972 में यूएसए में बेल लेबोरेटरीज में इसको डेवलप किया। तो 1972 इट वाज टू अर्ली, यू कैन इमेजिन। और आज तक ये लैंग्वेज जो है प्रैक्टिस में है, इतनी पावरफुल लैंग्वेज इन्होंने बनाया। तो डेनिस रिची ने जो है इसको डेवलप किया, और जिसमें फीचर्स बी और बीसीपीएल लैंग्वेजेस, उन्होंने इन दोनों लैंग्वेज के फीचर्स और प्लस एडिशनल फीचर्स को जो है इसमें इनकॉर्पोरेट किया। और ये इतनी पावरफुल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, ये जो है एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्स यहाँ अवेलेबल हैं, जैसे इफ एल्स है, गो, जैसे जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जिसके साथ बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्ड, कोई इस तरह के टूल्स नहीं थे, स्ट्रक्चर्ड कंस्ट्रक्ट नहीं थे, कंट्रोल्स नहीं थे। वो सारी के सारी लैंग्वेज क्या थी कि बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड थी। इट वॉज जस्ट लाइक अ सुसाइडल अटेम्प्ट इफ यू हैव रिटन अ लॉन्ग कोड ऑफ फॉर एनी सॉफ्टवेयर। सो इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट फॉलो द फ्लो ऑफ द लैंग्वेज। ओके, सो ये इसमें बहुत बड़ी एडवांटेज होगी कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जिसमें कि बहुत सारे रिच कंस्ट्रक्ट थे और फंक्शंस थे, प्रोसीजर्स थे, जो हम फंक्शंस यहाँ पे जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही इसका एडवांटेज था। तो मैं बहुत शॉर्ट में इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ, बाकी डिटेल तो आपके पास बहुत कुछ आप जो है कहीं और सोर्स से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें इस पे इनफैक्ट बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हमें ये डिस्कस करना है कि ये कब डेवलप हुई थी, इसके फीचर्स क्या थे, और ये बहुत ही पावरफुल क्यों हो गई, क्योंकि ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज थी। सबसे बड़ा जो है इसका एडवांटेज था, और ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज थी। उस टाइम में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो जो है अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज थी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं। हम कोई भी ऐसी भाषा सीखना चाहते हैं जो फ्लेक्सिबल हो, इजी टू लर्न हो, जिसमें ज़्यादा फीचर्स हो, जिसमें हम आसानी से जिस चीज़ को कन्वे कर सकते हैं।
तो सी लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स हैं? ये एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है कि हम जो है जब लार्ज कोड डेवलप करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको स्मॉलर स्मॉलर जो है पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। ये फीचर हमें अलाउ करता है, ये प्रोवाइड करता है, हम फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। देन फास्ट, ये जो है एक बहुत ही फास्ट पेस पे काम करती है। फास्ट इसलिए है क्योंकि जो है पूरी कोडिंग को एक बार में कंपाइल कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में। देन जनरल पर्पस, ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। जनरल पर्पस लैंग्वेज का मतलब ये है कि हम इस लैंग्वेज के थ्रू एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, डिवाइस ड्राइवर बना सकते हैं, मीन्स हर तरह के एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और उस दौर की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए थी। तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया इसमें। कंपाइल्ड, कंपाइल्ड मीन्स कि यहाँ पे जो भी कोड हम लिखते हैं वो एक बार में स्कैन करके पूरा का पूरा मशीन कोड पे, हमने बताया था कंपाइलर क्या होता है, एक ट्रांसलेटर होता है जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज की कोड को ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में। तो कंपाइल्ड होती है इसलिए बहुत फास्ट होती है। तो ये दोनों रिलेट करता है कहीं ना कहीं। देन मॉड्यूलरिटी, ये भी इससे रिलेट कर रहा है कि हम यहाँ पे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम जो है बिगर जो है मॉड्यूल को स्मॉलर स्मॉलर सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा मैनेजेबल हो जाता है, डिबगिंग में आसानी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देन मिडिल लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज मीन्स कि जो हमारी असेंबली लैंग्वेज थी या जो मशीन लैंग्वेज थी उसमें ये फीचर था कि हम जो है हार्डवेयर प्रोग्रामिंग बहुत एफिशिएंटली कर सकते थे। बट हाई लेवल लैंग्वेज जितनी आई थी वो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के लिए एफिशिएंट नहीं थी। बट सी लैंग्वेज हैज दिस एबिलिटी टू राइट कोड फॉर डिवाइस ड्राइवर्स, मीन्स हार्डवेयर एज वेल एज फॉर सर्टेन एप्लीकेशंस। तो ये इसीलिए इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि इसमें हम हाई लेवल लैंग्वेज के जो फीचर्स है वो तो इसमें कंबाइन कर ही रहे हैं, प्लस जो है जो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स थे वो भी इसमें हम आसानी से कर सकते हैं। लो लेवल मॉड्यूल जो फंक्शंस इसमें जो डिफाइंड ऑलरेडी, उसकी हेल्प से। देन रिच इन बिल्ट इन फंक्शंस, बहुत सारी रिच लाइब्रेरीज हैं फंक्शंस की जिसको कि हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं इसके। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था कि जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत ही आसान है, बट एक सिस्टमेटिक जो मैनर है उसमें सीखना जरूरी है। तो हम लोग जो है सीक्वेंस पे जो है अब इस टाइम कैरेक्टर सेट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। कैरेक्टर सेट्स को पहले समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि किसी भी भाषा में जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिससे कि हम उस भाषा के वर्ड्स को बनाते हैं, उसको हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं एज अ कैरेक्टर सेट्स। जैसे अगर इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, तो इसके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे ए से लेकर जेड तक इंग्लिश में है, ऐसे क से लेकर के अज्ञा तक जो है हिंदी में है। तो ऐसे ही सी लैंग्वेज में अब जो है अल्फ़ाबेट क्या होंगे जिससे कि हम कोई इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, फॉर्म करेंगे, तो इसको हम कैरेक्टर सेट्स कहते हैं। सो अपर केस लेटर ए से जेड तक, लोअर केस लेटर स्मॉल ए से जेड तक, डिजिट्स 0 to 9 तक, और स्पेशल सिंबल्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस, ये सारे जो सिंबल्स हैं इसको। तो इसका मतलब क्या है कि सी लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शंस आप लिखेंगे वो इनका ही कॉम्बिनेशन हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर। तो कैरेक्टर सेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अ लैंग्वेज। तो अब हम कोई भी जैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो ये जो हमारा जो है एक्सप्रेशन, इसमें देखिए ये सारी चीजें आई हैं इसमें से, ठीक है। तो ये हमारा पर्पस होता है इसी तरीके। सो आइए हम लोग जानते हैं सी टोकन्स। टोकन्स, पहले ये जानने की जरूरत है कि टोकन्स होते क्या हैं। टोकन्स आर बेसिकली स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। और जो भी टोकन्स है इसका पर्पस है, और इसका पर्पस जब हम जान लेंगे तो अपने प्रोग्राम में इसको कैसे यूज करना आसानी से हम यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से टोकन्स हैं? कीवर्ड्स, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। अब हमको ये जानना है कि इसको लैंग्वेज में कैसे हमें यूज करना है, इसका पर्पस क्या है, जो कि मैं आगे सारे जो है जो भी टोकन्स हैं इनको और डिटेल करूंगा और आपको इसका पर्पस बताऊंगा along with the example। तो आप मेरे साथ बने रहिए
प्रोग्रामिंग बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं, पूरी तरह से मेरा आपको सपोर्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि जो कुछ हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है वो आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है कोई टॉपिक तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक छोटा सा काम कीजिए कि आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसका मैं रिप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करने जा रहे हैं जो टोकन है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आर बेसिकली रिजर्व वर्ड्स। ये लैंग्वेज में जो है इसका ऑलरेडी पर्पस डिफाइंड है। आप इस कीवर्ड्स को, जो भी कीवर्ड्स हैं उनको आप अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, इसके ऑलरेडी मीनिंग डिफाइन है। यू कैन नॉट डिफाइन इट्स मीनिंग। देयर आर 32 कीवर्ड्स, और वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, और ये हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो कीवर्ड्स क्या है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब अपने प्रोग्राम में जहां जहां पे भी कीवर्ड्स लिखेंगे आपको ध्यान रखना है कि आप उसको जो है लोअर केस में लिखेंगे। आप जो है किसी भी जो है जो आइडेंटिफायर है उसको, कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते हैं, इसकी मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ये बहुत सिंपल है, ये आपको समझ आ गया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो ये कीवर्ड का एग्जाम्पल है, ये समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। इंट a इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन। आपको इसके लिए बॉदर होने की जरूरत नहीं कि इसका पूरा क्या मतलब। मैंने जिसको अंडरलाइन किया हुआ है ये एक्चुअली क्या है, कीवर्ड है, इसकी स्पेशल मीनिंग है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ये जो है हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, और इसकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है जो भी कीवर्ड्स हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो इंट, फ्लोट, कैर, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये जो है क्या है, कीवर्ड्स हैं, और इसकी मीनिंग डिफाइंड है। ऐसे ही 32 कीवर्ड्स हैं, जहां जहां पे भी हम इसको यूज करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो स्मॉल लेटर में हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन सी टोकन इज लिटरल। सो पहले तो हमें लिटरल की मीनिंग समझना है कि लिटरल होता क्या है। लिटरल्स आर बेसिकली कॉन्स्टेंट्स। अब कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल दो टर्म होता है। वेरिएबल जो वैल्यू चेंजेस होती है जिसमें हम वेरी करती है, कांस्टेंट मींस जो फिक्स वैल्यू होती है। और जितने भी लिटरल्स होते हैं ये मेमोरी में स्पेस नहीं लेते हैं। तो लिटरल्स कौन कौन से हैं, कैरेक्टर लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल, और न्यूमेरिक में कौन कौन से, इंटीजर लिटरल में डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, देन रियल, फ्लोट एंड डबल। तो ये जो भी लिटरल्स हैं, हम सी लैंग्वेज में कोई लिटरल्स को कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आपने लिटरल लिखा है तो एग्जैक्टली आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो अगर फ्लोट टाइप की है, वो रियल टाइप की है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 3.14 और f अगर हम लिखते हैं उसके आगे ऐड करते हैं तो वो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा, फ्लोट लिटरल होगा। इसी तरीके से डबल लिटरल क्या होता है ये हम लोग आगे एग्जाम्पल में समझेंगे। तो पहली चीज क्या है कि लिटरल्स क्या होते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में जब हम कोई प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो हमें कहीं नीड होती है एक फिक्स वैल्यू की, कांस्टेंट को स्पेसिफाई करने के। तो इतने तरह के लिटरल्स या कांस्टेंट जो सी सपोर्ट करता है जो हम किसी एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, और कैसे यूज करेंगे ये हमको देखना। तो आइए इसको समझते हैं। कैरेक्टर लिटरल क्या होता है। कैरेक्टर लिटरल क्या है, आपने जितने भी कैरेक्टर सेट्स पढ़े थे, अगर आपने उसको सिंगल कोट में अगर किसी भी चीज को आपने लिख दिया तो ये कैरेक्टर लिटरल हो गया। इसी तरीके से अगर प्लस सिंबल को आपने सिंगल कोट में लिख दिया तो कैरेक्टर लिटरल हो गया। तो किसी भी कैरेक्टर लिटरल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंगल कोट में। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या है, जिसको अगर हम डबल कोट्स में अगर हमने कुछ भी रिप्रेजेंट कर दिया तो ये स्ट्रिंग लिटरल हो गया। अगर आपने सपोज वेलकम लिख दिया इस तरीके से तो ये एक स्ट्रिंग लिटरल है या स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इंटीजर लिटरल में फर्दर जो क्लासिफिकेशन है, डेसिमल लिटरल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अब डेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है जिसमें 0 से 9 तक की जो डिजिट्स होती है, जिसमें कि अगर हमने कोई 25 लिख दिया, प्लस 25 है, माइनस 13 है, तो ये हमारे जो है डेसिमल लिटरल्स हैं। ऑक्टल लिटरल में क्या होगा कि आपने जो है जो भी ऑक्टल स्टार्ट करेंगे वो 0 से जो है आपने लिखना शुरू किया होगा, 0 इसके पहले प्रीफिक्स कर देंगे, तो ये बेसिकली एक लिटरल है लेकिन ये ऑक्टल है। और हेक्साडेसिमल में आप 0x लिखते हैं और उसके बाद जो भी सपोज आपने a लिख दिया, जैसा कि हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स होती है 0 से 9, देन a से f तक।
तो ये हमारे जो है इंटीजर लिटरल्स हो गए। और रियल लिटरल्स में फ्लोट में अगर आपने 6.4 f लिख दिया, सो दिस f डिनोट्स कि ये फ्लोट लिटरल है। और डबल लिटरल अगर आपने 4.6 लिखा है, कुछ भी आगे f नहीं लगाया, तो ये इसको डबल कंसीडर करेगा। और हम लोग आगे इसको डेटा टाइप में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो है कोई भी हम वेरिएबल जो डिफाइन करते हैं उसकी रेंज क्या होती है, कितनी बड़ी वैल्यू हम लिख सकते हैं। और इसको ये जो है सिर्फ हमारा सी टोकन्स था। सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर नेमिंग वर्ड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी वेरिएबल का नाम, कोई भी कांस्टेंट का नाम, कोई भी फंक्शन का नाम, ठीक है, कुछ भी अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम उससे आइडेंटिफायर कहते हैं, यानी ये नेमिंग वर्ड है। तो जो भी नेम्स हम डिफाइन करेंगे किसी वेरिएबल का, कांस्टेंट का, फंक्शन का, तो क्या उसके लिए रूल्स हैं? ये अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, ये अल्फाबेट से हमेशा स्टार्ट होना चाहिए, कोई नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते हैं, या अल्फाबेट और नंबर दोनों उसके साथ हो सकते हैं। जैसे अगर हमने लिखा N1, तो ये एग्जाम्पल हो गया अल्फा न्यूमेरिक का, यानी वो हमेशा अल्फाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए। एक रूल ये हो गया। कैनॉट स्टार्ट विद स्पेशल सिंबल, किसी भी स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल क्या होंगे? क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बहुत सारे ऐसे स्पेशल सिंबल्स हैं, तो वो उससे स्टार्ट नहीं हो सकता। अंडरस्कोर एक एक्सेप्शनल वो है कि बस अंडरस्कोर को छोड़ करके बाकी जो स्पेशल सिंबल्स हैं वो अलाउड नहीं है। ये सारे रूल्स आपको जानना जरूरी, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे, कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, फंक्शंस डिफाइन करेंगे, उस केस में आपको ये ध्यान रखना होगा। स्पेसेस अलाउड नहीं है इन बिटवीन द नेम्स ऑफ एनी वेरिएबल और फंक्शंस, ठीक है। तो आइडेंटिफायर जो है कभी भी उसके बीच में स्पेस नहीं आएगा। जैसे अगर आपने लिख दिया बेसिक सैलरी, तो ये जो है इसके बीच में स्पेस है, तो ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है, आपको स्पेस अलाउड नहीं, नो स्पेसेस आर अलाउड। कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड। जैसे हमने पहले बताया कि कीवर्ड्स क्या है, वो रिजर्व वर्ड्स हैं, वो कभी हम एज ए आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते। लोअर केस एंड अपर केस आइडेंटिफायर्स विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली। मींस कि अगर आपने कोई वेरिएबल आपने डिफाइन किया है n1 और कैपिटल N1, तो ये दोनों के दोनों डिफरेंट ट्रीट होंगे, ये सेम नहीं है। ये रूल्स थे जो है, जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ये अप्लाई होंगे। और ये आपको, तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है। और रात के 2 बजने जा रहे हैं और हम लोग अब नेक्स्ट पड़ाव पे हैं और यहाँ पे डेटा टाइप सीखेंगे। तो सी लैंग्वेज में अब डेटा टाइप का क्या पर्पस है, डेटा टाइप का पर्पस क्या है, इसका यूज क्या है और इसका सिंटैक्स क्या है। तो डेटा टाइप बेसिकली हम अपने प्रोग्राम में जब कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो किस टाइप का होगा, ये डिफाइन करना मस्ट है। वो किस तरह की वैल्यू होल्ड करेगा, वो डिफाइन क्या करेगा, डेटा टाइप उसका है। अब बेसिक जो डेटा टाइप्स हैं इसमें, वो हमारे जो है कैर, इंट, फ्लोट, डबल। अब जिस तरह की आपको वैल्यू स्टोर करनी है वैसा डेटा टाइप आप सेलेक्ट करेंगे, यानी उस तरह का वेरिएबल डिफाइन करेंगे। अब कैर किस तरह का है? कैर की जो है इसकी साइज, तो एक तो डेटा टाइप हमारा है, इसकी साइज है और फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो कैर जो है वो 1 बाइट लॉन्ग होता है, यानी जो भी डेटा टाइप है, जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो डेफिनेटली वो रैम में जो है बनेगा और उसका कुछ साइज होगा। तो उसका साइज जो है 1 बाइट होगा। 1 बाइट मींस 8 बिट्स, और 8 बिट पे हम जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं उसकी जो रेंज होगी वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सो दैट विल बी प्लस 127 से माइनस 128। ओके, सो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %c। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इंट 2 बाइट्स लॉन्ग और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। इंटीजर में हमारा जो है, इंट में जो है डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, तो इसके लिए %d, %o, %ox, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फ्लोट जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं, इसमें जो है 4 बाइट्स लॉन्ग होता है, ये साइज इसकी 4 बाइट्स होती है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %f होता है। डबल 8 बाइट्स लॉन्ग, डबल भी फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है, बट इसमें जो है
प्रिसीजन ज़्यादा स्पेस तक लेता है और ज़्यादा बड़ी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं फ्रैक्शनल, और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %lf। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, इसकी क्या रेंज होती है, ये मैं आगे यहाँ आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जो डेटा टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें क्या जो है इसकी साइज 1 बाइट होती है। 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स। इंटरनली इसके लिए जो है 8 बिट्स रिक्वायर्ड होगी। जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे कैर टाइप का तो वो 1 बाइट स्पेस लेगा, और 1 बाइट स्पेस में जो है जो एक बिट होगी जो है ये साइन बिट जिसको हम कहते हैं ये रिजर्व होगी, रेस्ट जो है डेटा के लिए स्टोर होगा। तो अब ये अगर हम कोई बाइनरी वैल्यू जब लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी +127 से लेकर के -128 तक, ये इससे ना बड़ी ना इससे छोटी वैल्यू हम इस पे स्टोर नहीं कर सकते 1 बाइट पे। कभी डिटेल में इसका भी एक अलग से हम लेक्चर वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आप इसको भी समझ पाएंगे अच्छे से। तो ये इसकी रेंज है, मीन्स की 127 से लेके -128 तक की वैल्यू हम इस पे स्टोर कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू भी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव वैल्यू से करस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स का मतलब जो आप कैपिटल ए या स्मॉल ए जो कुछ भी आप लिख रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसको हम ASCII वैल्यू कहते हैं। तो इंटरनली वो न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे अगर ए की 65 होती तो 65 का बाइनरी यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे 65 का बाइनरी क्या होगा, 65 का बाइनरी होगा 1000, ये 65 का बाइनरी। इसका मतलब क्या है, कैपिटल ए की जगह जो है इंटरनली वो ये स्टोर करेगा। तो हम कैर फॉर्म में जो कैर टाइप का जो डेटा टाइप होगा उसमें हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं इस रेंज की, और हम अल्फाबेट जो भी है जो हमारे है इसके भी जो है ASCII वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 बाइट लॉन्ग होगा। और इसी तरीके से फिर इंट टाइप का अगर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया तो इसकी साइज होगी 2 बाइट्स। 2 बाइट्स में जो हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं +32767 से लेके -32768, ये इसकी रेंज है, क्योंकि 2 बाइट्स में हम इससे बड़ी और इससे छोटी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। और इसका भी फर्दर अगर कोई जो है जो क्लैरिफिकेशन के लिए मैं एडिशनल वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे अभी हम चाहते हैं कि जो भी सिंपल चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं उसको अभी डील किया जाए। यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें डील करने से क्या होगा कि आपको डिफिकल्टीज आएंगी, इसलिए यहाँ पे अभी हमें ये जानना भी जरूरी था कि एक्चुअली कितनी रेंज होगी, क्योंकि आप उसके बियॉन्ड वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। अगर उससे बड़ी वैल्यू डालेंगे तो वो एक्चुअली वो डेटा इनकरेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो फ्लोट की जो हमारी रेंज होती है, फ्लोट 4 बाइट्स होता है, और इसमें हम जो है जो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं +3.4e 38 से लेके -3.4e 38। अब ये दो जो e लिखा हुआ है, e के पहले हम इसको कहते हैं मैंटिसा, और इसके आगे जो होता है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। ये एक साइंटिफिक नोटेशन है। जब हम किसी बड़ी वैल्यू को हमें जो है इस तरह से एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन छोटा हो जाता है। तो कोई भी हम 3.4 इंटू 10 की पावर 38, इसका मतलब क्या हो गया 3.4 इंटू 10 की पावर 38, इसी तरीके से ये नेगेटिव वैल्यू। तो ये इसकी रेंज है फ्लोट टाइप के लिए। इसी तरीके से डबल के लिए जो हमारी रेंज है +1.7e308 से लेके -1.7e308, तो ये इसकी रेंज है। अब इससे आपको ये आसानी से समझ में आ सकता है कि अगर हमें कोई बहुत ही स्मॉल वैल्यू स्टोर करनी तो उसके लिए हम कैर टाइप का डेटा टाइप लेंगे। अगर हमारी मीडियम रेंज की अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, इंटीजर के लिए हम कैर भी यूज कर सकते हैं और इंट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कैर यूज कर रहे हैं तो हमारी इस रेंज की वैल्यू के लिए, या फिर कोई कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, क्योंकि उसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ASCII वैल्यू के फॉर्म में होती है। जबकि फ्लोट जो है कोई फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए आप यही डेटा टाइप यूज करेंगे, आप ये नहीं यूज कर सकते, ये यूज नहीं कर सकते। फ्लोट में भी अगर फ्रैक्शनल में अगर आपको कोई बड़ी वैल्यू स्टोर करनी तो उस केस में आप डबल यूज करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि डेटा टाइप का बहुत बड़ा रोल है। जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जिस तरह की वैल्यू हमें स्टोर करना होगा उस तरह का सुटेबल डेटा टाइप और उसका सुटेबल फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना होगा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स का पर्पस क्या है? डेटा टाइप्स हम जो है वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। वेरिएबल क्या है? कंटेनर। कंटेनर अगर आपको समझना है तो अगर आप ग्लास, अगर पानी पीना है तो ऑब्वियसली ग्लास में पानी पीते हैं।
नहाना है तो आपको जो है एक बकेट ऑफ वाटर चाहिए, तो एक बाल्टी में चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे ज़्यादा पानी होल्ड करना है। तो हमें जैसी नीड है अपने प्रोग्राम में, तो हमें कैसा जो है डेटा टाइप, कितनी बड़ी साइज उसकी होगी, उसके हिसाब से हम उसका डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि कैर, इंट, फ्लोट, डबल, बट अब जो है जो कैर, इंट, फ्लोट जो हमारा था, तो कैर के लिए हमने ये पढ़ा था कैर, इंट, फ्लोट, डबल। तो कैर इज 1 बाइट लॉन्ग और इसकी जो रेंज थी वो थी +127 से -128। इंट की जो है 2 बाइट्स लॉन्ग और इसकी रेंज थी +32767 32,767 से -32768। फ्लोट की जो है 3.4 E38 से लेके प्लस और माइनस के बीच में थी, और डबल की जो है 1 +1.7 E308 -1.7 E308। तो ये जो हमारी जो रेंज है, एक्चुअली अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम करना है जिसमें सपोज कोई इंटीजर वैल्यू 50,000 या 1 लाख या कुछ सपोज इस तरह की वैल्यू स्टोर करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 बाइट्स में हम जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इंटीजर टाइप की +32767, प्लस और माइनस में हम यही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं -32768। इससे बड़ी वैल्यू ये होल्ड ही नहीं कर सकता। अगर आपके प्रोग्राम में कोई ऐसी नीड है, कोई इंटीजर वैल्यू हमारी जो है, या कोई जो वैल्यू या रिजल्ट जो आ रहा है वो 50,000, 60,000, 1 लाख कुछ भी आ रहा है, तो इस इन केस आप इंटीजर अगर डिफाइन करते हैं तो आप नहीं होल्ड कर सकते। इसके लिए हमें मॉडिफायर को समझना होगा। मॉडिफायर जो है 2 तरह के होते हैं, साइन एंड साइज मॉडिफायर। साइन मॉडिफायर कैन बी यूज्ड ओनली विद कैर एंड इंट, जबकि साइज मॉडिफायर जो है इंट और डबल के साथ, फ्लोट के साथ कोई मॉडिफायर नहीं यूज होता। अब साइन मॉडिफायर फर्दर साइंड और अनसाइंड होता है, और साइज मॉडिफायर शॉर्ट एंड लॉन्ग होता है। अभी साइन मॉडिफायर क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा टाइप है, अगर हम उसके पहले साइंड कीवर्ड लगा देते हैं या अनसाइंड कीवर्ड लगा देते हैं, तो ये जो है उसको मॉडिफाई करता है। अगर हमने लिख दिया साइन कैर CH, तो ये एक वेरिएबल है CH, साइन हमने मॉडिफायर लगा दिया, कैर इसका बेसिक डेटा टाइप है। तो इट मींस कि ये जो है साइंड हो गया। साइंड का मतलब क्या है, इसमें लेफ्ट मोस्ट बिट जो है साइन के लिए रिजर्व हो जाएगी। जो 8 बिट्स होगा, यहां पे ये एक बिट जो है ये साइन बिट होगी, जो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। लेकिन अगर हम अनसाइंड लिखेंगे तो ये जो साइन बिट थी ये साइन के लिए रिजर्व नहीं रहेगी और ये पूरा का पूरा डेटा के लिए यूज होगा। तो जस्ट रेंज हमारी डबल हो जाती है। अगर हमने अनसाइंड लिख दिया, बाय डिफॉल्ट तो ये साइंड ही होता है, तो अगर अनसाइंड कैर आपने कर दिया तो अब इसकी जो वैल्यू होगी बेसिकली 0 से लेकर 255 तक हो जाएगी। तो ये एडवांटेज है कि जो कैर की जो हमारी रेंज थी एक्चुअली जस्ट डबल हो गई। अगर हमने इसको अनसाइंड कर दिया, हमारा डेटा टाइप जो था साइज नहीं बढ़ी, बट एक साइन बिट, एक बिट हमें मिल गई यूज करने के लिए और इसकी वैल्यू जस्ट डबल हो गई। इसी तरीके से इंटीजर में अगर हम लोगों ने लिख दिया अनसाइंड इंट, तो अब इसकी साइज भी क्या हो जाएगी, 0 से लेकर के 65,535, इसकी भी रेंज जस्ट हमारी बढ़ गई। और ये सिर्फ 2 ही के साथ अप्लाई होता है, कैर और इंट के साथ। और अगर हम जो है साइज मॉडिफायर यूज करते हैं तो किसके साथ अप्लाई होता है, इंट और डबल के साथ। तो अगर आपने शॉर्ट इंट लिखा है, सपोज शॉर्ट इंट ए, ये ए अगर कोई वेरिएबल है सपोज, तो अब ये शॉर्ट इंट आप ए लिखिए, शॉर्ट इंट ए लिखिए या इंट ए लिखिए, एक्चुअली ये 2 ही बाइट्स का होता है, 2 बाइट्स का। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंट ए, अगर इंट टाइप का एक वेरिएबल ए बनाया, या शॉर्ट इंट ए, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, बिकॉज बाय डिफॉल्ट शॉर्ट ही होता है अगर आपने ये शॉर्ट नहीं भी लगाया। बट अगर आपने लॉन्ग इंट कर दिया तो अब ये जो है इसकी साइज एक्चुअली 4 बाइट्स की हो जाएगी और ये एक बड़ी वैल्यू हो जाती है। 4 बाइट्स पे क्या होगा, जैसे हमें एक बिट मिल रही थी तो इसकी वैल्यू 32,767 से सीधे 65,535 हो। यहां पे हमें 4 बाइट्स यानी 32 बिट्स, ये 32 बिट्स में एक बहुत बड़ी वैल्यू जाती है। ये 2 अरब 14 करोड़ 74 लाख समथिंग ऐसे वैल्यू होती है। यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट, ओके।
और लॉन्ग इंट अगर हम करते हैं, सपोज लॉन्ग डबल करते हैं अगर, तो इसकी जो रेंज होती है फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए लॉन्ग डबल की, ये हो जाती है प्लस 1.7e 4932 minus 1.7e 4932, it means 1.7 into 10 raised to the power 4932, एक बहुत बड़ी वैल्यू। तो ये जब हम साइंटिफिक एप्लीकेशन वगैरह के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो ही इसका यूज होगा, अदरवाइज हम फ्लोट या डबल से काम चला सकते हैं। तो ये पर्पस है कि कहाँ पे हमें अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो हम उसके लिए अप्रोप्रिएट डेटा टाइप या अप्रोप्रिएट मॉडिफायर्स का यूज करें। तो ये पर्पस था। तो हम लोग प्रोग्रामिंग बहुत आसान तरीके से सीख रहे हैं, और अगर आपको कहीं डिफिकल्टी आ रही है तो ज़रूर से आप क्वेश्चन पूछिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस लिखिए, और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना करके मैं उसको डील करूँगा। तो अभी हम लोग इस स्टेप पे पहुँचे कि अब हमें ये सीखना कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो ऑपरेटर्स इन सी। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं और इनका क्या रोल है, इनका क्या वर्क है, इनका क्या फंक्शन है। तो ऑपरेटर्स, जैसा कि ये टर्म खुद डिफाइन कर रहा है कि ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। तो किसी ऑपरेंड पे जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और इनकी जो कैटेगरीज है वो यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। अब ये जो कैटेगरीज है यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी और टर्नरी, तो यूनरी मीन्स होता है 1, बाइनरी मीन्स 2 एंड टर्नरी मीन्स 3। So those operators which perform operation on a single operand, तो उसको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर एक ऑपरेंड पे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेंड मीन्स जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेटर मीन्स क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो अगर हमने लिखा +5, तो 5 जो है यहाँ पे ऑपरेंड है, और प्लस यहाँ पे जो है ऑपरेटर है। तो यहाँ पे कितने ऑपरेंड है? सिंगल ऑपरेंड। तो सिंगल ऑपरेंड पे अगर कोई ऑपरेटर जो है अप्लाई होता है तो ये यूनरी ऑपरेटर होता है। सो अगर -5 आपने लिखा तो दिस इज ऑल्सो यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर मीन्स वो ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड पे काम करता है। तो जैसे अगर आपने लिखा 2 + 5, तो यहां पे भी प्लस एक ऑपरेटर है, यहां पे भी प्लस ऑपरेटर है, बट यहां पे सिंगल ऑपरेंड है, यहां पे 2 ऑपरेंड्स हैं। सो 2 and 5, सो देयर आर 2 ऑपरेंड्स। सो ये क्या हो गया? बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है। तो ऐसे जो भी ऑपरेटर्स हैं जो 2 ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेटर। फर्दर और कौन कौन से बाइनरी ऑपरेटर्स है ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और टर्नरी ऑपरेटर जो एक सिंगल ऑपरेटर है जिसको हम लिखते हैं क्वेश्चन मार्क और कॉलर, जिसमें यहाँ पे 3 ऑपरेंड्स होते हैं, इसको हम जो है कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये 3 कैटेगरीज के जो है ऑपरेटर्स होते हैं सी लैंग्वेज में, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। ऑपरेटर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ऑपरेटर्स जैसा आप जानते हैं कि ये जो वर्ड है खुद डिफाइन कर रहा है अपने आप को कि जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे अब अर्थमेटिक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये तो बहुत ही सिंपल है, जो बहुत हर कोई जानता है, इसमें कुछ नया नहीं। मॉडुलस जो है ये जो है रिमाइंडर रिटर्न करता है। ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, और डिवीजन ऑपरेटर क्वोशिएंट रिटर्न करता है। दोनों में ये डिफरेंस है। डिवीजन ऑपरेटर क्वोशिएंट रिटर्न करता है, तो 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे इनफैक्ट 2.5 आएगा। बट यहाँ पे क्या है, जो डिवीजन ऑपरेटर होता है वो यहाँ पे टाइप कास्टिंग जो हम टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे, जब दोनों इंटीजर ऑपरेंड होते हैं तो रिजल्ट इंटीजर आता है, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आएगा। और अगर हम लोग 5 मॉडुलस 2 यूज करते हैं तो ये इसका रिमाइंडर जो है
अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 रिटर्न होकर आएगा। तो ये डिफरेंस है डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर में। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो ये बहुत ही सिंपल है। रिलेशनल ऑपरेटर ये क्या होता है कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन का मतलब क्या है कि जब हम कोई लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, अगर हमें कंपैरिजन करना है किसी वैल्यू को तो हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। और ये सिंबल हमारा ग्रेटर देन का है, लेस देन का है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो ये जो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, इसका रिजल्ट हमेशा या तो 0 या फिर 1। अगर ये एक्सप्रेशन जो भी है अगर ट्रू है, अगर वैल्यू हमारी जो ट्रू है कि a ग्रेटर देन b, तो उस केस में इसका रिजल्ट 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा जो रिजल्ट इवैल्यूएट करेगा उस एक्सप्रेशन का या तो 0 या तो 1 के फॉर्म में। ओके। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर जो है किसी भी वेरिएबल में राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में असाइन करने के लिए, जब भी हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं सी लैंग्वेज में, तो हमेशा जो है असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल होगा उसमें राइट हैंड साइड की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, असाइन करने के लिए, तो असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल इक्वल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके जो अलग नोटेशंस हैं, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, इस तरीके से हम इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने लिखा है a इक्वल्स टू a प्लस 2, तो आप लिख सकते हैं a प्लस इक्वल्स टू 2। तो ये कैसे इवेलुएट होगा, a इक्वल्स टू पहले ये, देन a प्लस 2 सेकेंड नंबर पे। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि a इक्वल्स टू a प्लस 2। और हमेशा अगर कहीं आपको ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है तो शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करिए, क्योंकि ये फास्टर होता है, तो आप इसको यूज कीजिए। तो हालांकि इस टाइम रात के 3 बज गए और चाय पीने का भी मन हो रहा है, अतुल भी उधर से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और बट हम लोगों ने आज ठान लिया है कि आज जो है हम लोग इस सारे लेक्चर्स को अच्छे से बनाएंगे। इसका इंटेंशन हमारा ये भी है कि हम जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, उनको हम बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करें। ये हमारा एक मिशन है और इस मिशन पे हम लोग निकले हुए हैं। इसलिए रात के 3 बजे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चाय की तलब हो रही है। चलिए फिर फिलहाल तो हम इस पे आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली कहाँ पे यूज होते हैं और इसका क्या पर्पस है। जब हम कोई एक्सप्रेशन यूज करते हैं, चाहे वो रिलेशनल ऑपरेटर का, रिलेशनल ऑपरेटर जैसे मैंने अभी बताया था कि जब हम दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, कौन सी बड़ी है, छोटी है, इक्वल है, नॉट इक्वल है, तो अगर हमें दो एक्सप्रेशंस को कंबाइन करना है कि अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये कंडीशन भी ट्रू, जैसे अगर हमने एक कंडीशन लगाई है कि ए ग्रेटर देन बी, अगर हमें ये एक एक्सप्रेशन को चेक करना है कि ये कंडीशन ट्रू है और साथ के साथ हमें ये कंडीशन भी ट्रू चेक करनी है, तो हमने यहाँ पे जो ऑपरेटर लगाया एंड, इट मींस कि ये कंडीशन और ये कंडीशन जब दोनों ट्रू होगी तभी ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होगा। ये एक्सप्रेशन कब ट्रू होगा, जबकि ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तब फाइनली ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा। सो दिस इज द यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल एंड की बात कर रहे हैं, जब ये भी कंडीशन ट्रू होगी, ये भी कंडीशन ट्रू होगी, तो पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो जब हमें मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करना है तो उस केस में हम जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। अगर हमें कंडीशन ये चेक करना है कि आइदर ये कंडीशन ट्रू हो और ये कंडीशन ट्रू हो, तो इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ये ट्रू हो जाएगी, कोई भी एक, टी ये या ये, कोई भी एक अगर ट्रू होती है तो पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा। अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन फेल होगी, उसी कंडीशन में ये फॉल्स होगा, अदरवाइज कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो उस केस में ये ट्रू होगा। तो ये है और। एंड नॉट क्या करेगा, सिंपली जो भी, या नॉट किसी भी एक्सप्रेशन के पहले अगर हम लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अगर पहले से ट्रू है तो कोई भी सी लैंग्वेज में अगर कोई जीरो वैल्यू जो है वो हमेशा फॉल्स ट्रीट होती है और वन जो है ट्रू ट्रीट होती है। तो अगर हम कोई भी वेरिएबल a इक्वल्स टू अगर हमने 1 रख दिया, तो अगर इसको नॉट a कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, जस्ट ये रिवर्ट कर देगा नॉट ऑपरेटर। ठीक है,
तो ये पर्पस था लॉजिकल ऑपरेटर का। हम इसको ज़्यादा बेटर जो है प्रोग्रामिंग में समझेंगे, वहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा, उसका आउटपुट शो करूंगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो जब भी आपको मल्टीपल कंडीशन देखना है कि ये कंडीशन भी ट्रू हो, ये कंडीशन भी ट्रू हो, ये कंडीशन भी ट्रू हो, तो आप उस सब के बीच में एंड ऑपरेटर लगाएंगे, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी एंड ए ग्रेटर देन डी। तो इस तरीके से तीनों कंडीशन ट्रू हो तो ही वो एग्जीक्यूट हो स्टेटमेंट। तो इसके लिए आपको लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज आप लोग ये मत कहिएगा कि मैंने सारी वीडियोस जो है एक ही शर्ट में बनाई है, क्योंकि ये तो बात सही है कि मैं सारी कंटिन्यूएशन में बना रहा हूँ, तो मैंने शर्ट नहीं चेंज किया है। और मुझे एक्चुअली ये दिखाना भी नहीं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा शर्ट्स हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो है जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। शर्ट तो डेफिनेटली मैं इसके बाद चेंज करके आऊँगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो अभी तो हम ये देखते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। इंक्रीमेंट का मतलब ही क्या होता है, कुछ इंक्रीज हो रहा हो। डिक्रीमेंट का मतलब जिसमें डिक्रीज हो रहा हो। तो वर्ड से तो पता चल रहा है। और प्लस प्लस भी जैसे हमको मालूम है कि ये इंक्रीज के लिए होता है, तो यहाँ पे ये लग रहा है कि ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये तो इतना डिफाइन हो गया। अब ये जो है इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है पोस्ट और एक होता है प्री। पोस्ट और प्री, पोस्ट का मतलब बाद में होता है, प्री का मतलब पहले होता है। अब एक चीज ये समझ लीजिए कि जो है जो ऑपरेटर है प्लस प्लस या माइनस माइनस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये हमेशा वेरिएबल पे अप्लाई होता है, कभी कांस्टेंट पे नहीं हो सकता। तो ये हमेशा वेरिएबल पे अप्लाई होगा और इसके दो फॉर्म होंगे, पोस्ट एंड प्री। सो व्हाट डज इट मीन कि पोस्ट क्या होगा कि अगर आपने एक वेरिएबल a इक्वल्स टू 2 लिया है, तो अगर आपने a प्लस प्लस कर दिया तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसका मतलब ये ऑपरेटर इस वेरिएबल के बाद में लगा है। और प्री अगर इसका फॉर्म लिखेंगे तो प्लस प्लस a हो गया, तो ये प्री हो गया। इसको हम कहेंगे प्री इंक्रीमेंट, इसको कहेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। और सेम अगर हमने डिक्रीमेंट यूज कर दिया, तो अगर हमने लिख दिया a माइनस माइनस, तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया। और इसी तरीके से माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा प्री डिक्रीमेंट। तो अब ये करेगा क्या, बेसिकली जो भी इसकी वैल्यू है, इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू है, अगर हम इस पे पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करते हैं तो इसकी जो भी वैल्यू है इस स्टेप के बाद जो है इसकी एक वैल्यू बढ़ जाएगी। और सेम यहां पे भी यही हो रहा। इन दोनों एक्सप्रेशन में इनफैक्ट अगर ये इंडिपेंडेंट लिखे गए, किसी एक्सप्रेशन में नहीं लिखे गए, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों में सेम आउटपुट आएगा। इस केस में भी क्या होगा कि जो है a की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, इस केस में भी a की वैल्यू एक बढ़ जाएगी। और सेम यहां पे भी यही हो रहा है। बट इसका डिफरेंस कहां पे आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जब एक्सप्रेशंस लिखेंगे तो उस केस में ये डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अगर हमने लिखा कि c इक्वल्स टू a प्लस प्लस, तो अब हमेशा जो अगर ये इंडिपेंडेंट होता, अब यहां पे तो एक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू इसमें स्टोर होगी, तो जब भी जो है अगर पोस्ट इंक्रीमेंट आपने लिखा है और कोई ये एक्सप्रेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई वेरिएबल है, तो इट मींस कि ये इंपैक्टेड होगा सबसे पहले। इसका मतलब पोस्ट को हम जब देखेंगे तो पहले देखेंगे कि अगर इसमें जो वैल्यू आएगी वो सबसे पहले a की जो वैल्यू है वो उसमें स्टोर हो जाएगी, उसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा a का। इट मींस कि c अगर a की वैल्यू 2 है तो c में तो 2 आएगा, बट a की वैल्यू 3 हो जाएगी। चूंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट था, पोस्ट का मतलब क्या है कि इंक्रीमेंट बाद में होगा, पहले ये वैल्यू असाइन हो जाएगी इसमें, तो a की वैल्यू 2 है, 2 इसमें असाइन हो गया, तो c इक्वल्स टू 2 हो गया। उसके जस्ट बाद जो है a की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो a की वैल्यू 3 हो गई। इसी तरीके से अगर ये प्री होता, सपोज c इक्वल्स टू प्लस प्लस a, तो इस केस में क्या है कि अगर प्री इंक्रीमेंट है और ये एक्सप्रेशन है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ एक्सप्रेशन है, तो ये वेरिएबल इंपैक्टेड होगा। इस केस में क्या होगा, a की वैल्यू पहले बढ़ जाएगी, अगर इनिशियल वैल्यू 2 है तो ये 3 हो जाएगी, तब इसमें स्टोर होगा। तो c की वैल्यू भी 3 हो गई और a की वैल्यू ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तो ये भी 3 होगा। तो ये इस तरीके से इंपैक्ट करता है किसी एक्सप्रेशन को। और सिमिलर यही केस होगा इसके डिक्रीमेंट के केस में। तो ये था हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ऑपरेटर्स का रोल समझ लिया, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं ये समझ लिया हम लोगों ने। अब ऑपरेटर्स में आप प्लीज गलती मत करिएगा,
क्योंकि ऑपरेटर्स आपको समझ आ चुका है कि किस ऑपरेटर का काम क्या है। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बहुत सारे एक्सप्रेशंस यूज करेंगे जहां पे प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स यूज करेंगे, ऑपरेंड यूज करेंगे, बट अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस अगर आपको नहीं पता होगा तो आपका रिजल्ट कुछ आएगा और कंप्यूटर कुछ रिजल्ट शो करेगा। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा ऑपरेटर किस ऑर्डर में जो है ऑपरेट होगा, यानी किसका प्रेसिडेंस हाई है, किसका प्रेसिडेंस लो है, किसको प्रेफरेंस दिया गया है, किसको लेस प्रेफरेंस दिया गया है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है, जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है और जो लोएस्ट प्रेसिडेंस है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में, अब एक्सप्रेशन क्या है, अगर सपोज आपने लिखा c इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस a प्लस बी माइनस 4 इंटू डी, तो यहां पे जो है अब जो भी ऑपरेटर्स हैं 1 2 3 राइट हैंड साइड में जो है 3 ऑपरेटर्स आए हुए हैं, तो अब इस ऑपरेटर में कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, ये जो है डिटरमाइन होगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस से। और जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनका प्रेसिडेंस पहले से जो है वेल डिफाइंड है, इसलिए हमको जो है जो भी हम ऑपरेटर्स यूज करेंगे हमें उसको मालूम होना चाहिए कि उसका प्रेसिडेंस क्या है, नहीं तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट कुछ और आएगा और हमारे कंप्यूटर का जो आउटपुट आएगा वो डिफरेंट आएगा। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरेंथेसिस का जो है जो प्रेसिडेंस है वो सबसे हाईएस्ट है, ब्रैकेट्स का सबसे हाईएस्ट है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है जो जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनका प्रेसिडेंस डिफाइंड है, जो कि मैं नेक्स्ट जो है टेबल में आपको शो करूंगा। ठीक है, जो चार्ट है इसमें आपको ये मालूम हो जाएगा कि सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस कौन सा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। इसका मतलब किसी एक्सप्रेशन में अगर कोई भी ऑपरेटर जो भी आया है तो आपको उसके प्रेसिडेंस के हिसाब से इवेलुएट करना है। और उसके बाद दूसरी चीज हम जो पढ़ेंगे एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है ऑपरेटर की, कि जब जो है सेम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर एक से ज्यादा बार अगर आया है तो अब उसमें कौन सा पहले इवेलुएट होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट से राइट है और कौन से ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो राइट से लेफ्ट हैं। ये भी पहले से डिफाइंड है। जो ऑपरेटर्स लेफ्ट टू राइट जिनकी एसोसिएटिविटी है, अगर वो एक से ज्यादा ऑपरेटर हैं तो जो लेफ्ट में पहले आया वो पहले इवेलुएट होगा, उसके बाद दूसरा इवेलुएट होगा, इस ऑर्डर में। और जिसकी एसोसिएटिविटी राइट से लेफ्ट की तरफ है तो सबसे पहले राइट वाला होगा, फिर नेक्स्ट होगा, फिर नेक्स्ट होगा, इस ऑर्डर में इवेलुएट होगा। तो ये चार्ट अभी जो आपके सामने आएगा आप उससे समझेंगे कि हाँ कौन सा हाईएस्ट प्रेसिडेंस का है, कौन सा लोएस्ट का, और किसकी एसोसिएटिविटी क्या है। इसका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इसको प्रॉपरली समझिए।